नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सुबह से शाम तक आप दुनिया भर की खबरें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो खबर आपको लगती है कि असल खबर है और इस खबर से मुझे खबर का नजरिया समझ आया, इस खबर ने मुझे सच से रूबरू करवाया, हमारी यही कोशिश होती है कि खबरों को जड़ से आप तक सब पहुंचा सकें, ताकि आपको न सिर्फ खबर मिले बल्कि काम की जानकारी भी मिल सके। और इसीलिए आइए अफवाहों से दूर सीधा और क्लियर कट खबरों को जानते हैं। 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज सबसे पहले बात करेंगे संदेश खाली की, जो अब तक सुलग रहा है और उसे वहां पर सियासी पर्यटन की तस्वीरें भी नजर आने लगी हैं। संदेश खाली में आज हुआ क्या, कल क्या होने वाला है, संदेश खाली कांड में नया क्या है, आज उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने होगी। और उसके बाद बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां एक बार फिर से दो लड़कों की जोड़ी चुनावी अखाड़े में एक साथ उतरने पर सहमत हो गई है। क्या है इसके पीछे की कहानी, आखिर कैसे अखिलेश माने, और क्या दोनों की जोड़ी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर मोदी योगी की जोड़ी को टक्कर दे पाएगी? आज इस पर करेंगे डिटेल्ड एनालिसिस। और उत्तर प्रदेश के बाद बात बिहार की राजनीति की भी कर लेंगे, जहां पर बीजेपी 40 में से 40 सीटें जीतने के लिए फोकस पॉलिटिक्स के नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। बिहार में बीजेपी की फोकस पॉलिटिक्स आखिर क्या है, इसका भी विश्लेषण करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे संदेश खाली की। दरअसल सुलगता संदेश खाली, जहां पर सियासत के पानी की बौछार ने इसे और ज्यादा सुलगा दिया। मुख्य आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। 48 दिन से फरार शाहजहां शेख का कोई अता पता नहीं और उसे ममता सरकार की पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। तो दूसरी तरफ संदेश खाली में सियासी पर्यटन का दौर भी लगातार जारी है। आज CPI ML का एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधि मंडल संदेश खाली पहुंचा और पीड़ितों से मुलाकात की। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 5 सदस्यों ने भी संदेश खाली का दौरा किया। वहां पर बीजेपी लगातार संदेश खाली कांड के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। तो हावड़ा में शिवपुर थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपने देखी, जिस तरीके की प्रोटेस्ट की तस्वीरें देखने को मिली पश्चिम बंगाल। हम लगातार आंदोलन करते रहेंगे। 26 तारीख से हमारा 3 दिन का धरना शुरू होगा। सुबह 11 बजे से शाम के 6 बजे तक धरना हम करेंगे। कलकत्ता में करेंगे, हम परमिशन के लिए दिए हैं। 3 दिन का धरना चलेगा। क्यों शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? शेख शाहजहां कहाँ छुपा हुआ है, इसका आंसर ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। तो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर TMC सरकार सवालों के घेरे में है। संदेश खाली पर सरकार विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी ममता सरकार की घेरेबंदी कर रही है और इस मुद्दे को किसी भी हाल में हाथ से नहीं देना चाहती है। बीजेपी ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि अपनी पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत दांव पर लगा दी गई। बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके की जानकारी संदेश खाली से आ रही है, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंता की बात है। क्या छुपाना चाहती है ममता जी और क्यों छुपाना चाहती है ममता जी? एक महिला मुख्यमंत्री अपनी साख, पॉलिटिकल साख बचाने के लिए महिलाओं की इज्जत को दांव पर लगा रही है। क्यों? उनका जमीर कहां मर गया है? CPM और भाजपा का वहां पर आदमी है, वहां पर सब सजा के गॉटअप करके बेसलेस एलिगेशंस देकर वो नाटक का जो प्लॉट है वो फिल्म शूटिंग कर रहे थे वहां पर। देखिए, शेख शाहजहां के ऊपर DG का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद DG साहब ने जो बता दिया था, उसके ऊपर हम एडिशनल कोई कमेंट नहीं करना चाहता। संदेश खाली पर सियासी घमासान छिड़ा है। विश्व हिंदू परिषद ने भी संदेश खाली के मसले पर ममता सरकार को घेरा और कहा यह कि आरोपियों को संरक्षण देने वाली बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहां के कोर्ट ने भी पूछा है, जनवरी से अब तक यह गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका है, वह खुला क्यों घूम रहा है? उन्होंने कहा है कि यह घटनाएं चिंताजनक है, सरकार द्वारा कार्रवाई न करना चिंताजनक है। यह कितना दुर्भाग्य है कि जहां एक महिला मुख्यमंत्री हो, वो इन सब घटनाओं पर कार्रवाई न करे और जो लोग वहां मिलने जा रहे हैं उनको रोके।
बजाय इसके कि वो शेख शाहजहां को दोषी ठहराए, वहां जाने वाले अधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को दोषी ठहरा रही है। संदेश खाली मामले को लेकर टीएमसी के 2 सांसद शिशिर अधिकारी और उनके छोटे बेटे दिव्येंदु, जो कि तमलुक से सांसद हैं, उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर चिंता जताई है। दोनों सांसदों ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के फैसले पर खुशी जाहिर की, जिसमें कहा यह गया कि हिंसाग्रस्त क्षेत्र की पीड़ित महिलाएं जो कि अपने घरों में सुरक्षित नहीं, उनके लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर सुंदरवन की सीमा पर नदी के किनारे संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हुआ वो पाप है, लेकिन इस पाप को करने वाले आरोपी की अब तक पुलिस कोई खोज खबर नहीं ले पाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया कि बेहद हैरानी की बात है कि जिस व्यक्ति को इस समस्या का मूल कारण बताया जा रहा है उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और वो कानून तोड़कर भागा हुआ है। इसी बीच आज बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने संदेश खाली का दौरा किया। डीजीपी हिंसा की जांच के लिए पहुंचे थे। राजीव कुमार ने वहां की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की और कल महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने संदेश खाली का दौरा करने के बाद राजीव कुमार से मुलाकात की थी और उसके बाद जो डीजीपी को लेकर रेखा शर्मा ने कहा था उसे आप सुनिए। हमने जो सजेशन दिया कि वहाँ पर सारे पुलिस ऑफिशियल्स अधिकारी बदले जाएं, वो भी उन्होंने सीरियसली लिया, लेकिन अचानक उनको कुछ 1-2 फ़ोन आए जिसके बाद उनका वो पूरा रवैया चेंज हुआ और उन्होंने वो मीटिंग को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए भी किया कि जहाँ हमने शाहजहां का नाम लिया उनको थोड़ा सा वो चुभा और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं और ईडी को अरेस्ट करना चाहिए, हम क्यों अरेस्ट करें। सो अगर वो बिल्कुल ही ये कह रहे हैं कि उसके अरेस्ट अगेंस्ट कुछ नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको मीटिंग भी कट शॉर्ट करनी पड़ी तो आप सोच सकते हैं वो प्रेशर में है और अंडर प्रेशर वो कैसे काम करेंगे। तो संदेश खाली में राष्ट्रीय महिला आयोग के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दौरा करने के लिए आ रही है। आज आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी से संदेश खाली को लेकर रिपोर्ट तलब की। हालांकि ये टीम पहले भी दौरा कर चुकी है, ये उनका दूसरा दौरा होगा। इतना ही नहीं, उनका एक डेलीगेशन गुरुवार को राज्य आएगा और इसकी जानकारी जनजातीय आयोग ने लेटर में दी है। केंद्र सरकार बीजेपी ने संदेश खाली को लेकर एक साथ राज्य की सत्ताधारी पार्टी पर दबाव बढ़ाने का रुख अपना लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पहले राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। महिला आयोग ने भी संदेश खाली पर राष्ट्रपति को तीखी रिपोर्ट सौंपी और टीएमसी के 3 नेताओं के इर्द गिर्द संदेश खाली का पूरा सच छिपा हुआ है, जिसमें से 2 जिसका नाम उत्तम सरकार और शिबू हाजरा गिरफ्तार है, अंदर है, जबकि एक अब भी फरार है। और फरार कौन है? मास्टरमाइंड शाहजहां शेख, मुख्य आरोपी। आरोप यह है कि पिछले कई सालों से संदेश खाली में दमन, शोषण, जुल्म से यहां की महिलाओं का जीना मुश्किल हो रखा था। संभावना इस बात की है कि जल्द ही एनआईए की टीम यहां पर जांच के लिए पहुंच सकती है, लेकिन उसके बावजूद संदेश खाली में सियासत गरमाई हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिया अलायंस की, यानी कि विपक्षी गठबंधन की। उत्तर प्रदेश में तेवर, तकरार और इनकार के बाद आखिरकार अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। यानी कि पंजाब से लेकर दिल्ली और बंगाल तक भले ही कांग्रेस को गठबंधन के लिहाज से झटके लगे हों, लेकिन अब कम से कम यूपी में 2 लड़कों के मन मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में अभी तक अखिलेश जहां पर अकेले ही बीजेपी से टक्कर लेते हुए दिख रहे थे, तो अब उन्हें राहुल गांधी का भी साथ मिल चुका है। आज शाम को दोनों दलों के बीच औपचारिक तरीके से गठबंधन का ऐलान हुआ। यूपी के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस गठबंधन का ऐलान कर दिया है। दरअसल दोनों ही पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके तहत कांग्रेस उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में कुल 80 लोकसभा सीट्स आती हैं और इस लिहाज से बाकी बची हुई जो 63 सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी और उसके साथ उसमें और भी पार्टियां शामिल होंगी।
दोनों ही पार्टी एक दूसरे के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करने वाली है। कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन के वजूद पर बीते कई दिन से तलवार लटकी थी, यह सवालिया निशान थे और ये अटकलें तब और ज्यादा तेज हुई जब अखिलेश यादव ने अचानक से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का फैसला टाल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग नहीं हो जाती तब तक वो यात्रा का हिस्सा नहीं होंगे। इसे अखिलेश की कांग्रेस को चेतावनी के तौर पर देखा गया। खबरों की अगर आप मानेंगे तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में करीब 20 लोकसभा सीटों पर अपना दावा ठोक रही थी और उसमें भी 4 ऐसी सीट्स थीं जहां पर कांग्रेस हर हाल में अपना ही उम्मीदवार खड़ा करने पर अड़ी हुई थी। लेकिन कांग्रेस के इस रवैये पर अखिलेश यादव नाराज हुए और अपनी तरफ से कांग्रेस को 17 सीट देने का ऐलान कर दिया। यह भी कह दिया कि 17 सीट से ज्यादा कुछ नहीं देंगे। यही नहीं, समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से उत्तर प्रदेश की 32 सीट्स पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया, पहली, दूसरी और तीसरी लिस्ट के जरिए। और अखिलेश के ये तेवर देखकर कांग्रेस, जाहिर है वजह यही रही कि वो बैकफुट पर आ गई और आखिरकार कांग्रेस को 17 सीटों पर संतोष करना पड़ा और गठबंधन की शर्त को कबूल कर लिया गया। ये इंडिया गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो सीटें दी गई हैं उसमें अमेठी है, रायबरेली है, इसके साथ साथ प्रयागराज और वाराणसी की सीट शामिल है। लेकिन साथ ही महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी और सहारनपुर और साथ ही मथुरा के नाम भी शामिल हैं। इसमें से वाराणसी और जो अमरोहा सीट है उस पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब ये जो नया फॉर्मूला, सीट शेयरिंग का जो नया फॉर्मूला सामने आया है, इसके तहत ये दोनों ही सीट्स अब कांग्रेस के हिस्से में जा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे। जो ये गठबंधन बड़ा है, इंडिया गठबंधन, ये मजबूती से 2024 में अपनी जीत दर्ज कराएगा और एनडीए गठबंधन को हराएगा। निश्चित तौर से हम लोग हराएंगे। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, रणनीति है कि हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी। एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक एक जाबाज बब्बर शेर, उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो कार्यकर्ता साथी है 17 सीट पर, वो हमारे साथ खड़े। दोनों ही पार्टियां इससे पहले साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनावों के लिए भी साथ आ चुकी हैं, यानी कि ये जोड़ी उस वक्त भी बनी थी और उस वक्त उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और बीजेपी को हराने के लिए दोनों ही पार्टियों ने आपस में हाथ मिला लिया था। तब नारा क्या दिया था कि यूपी को ये साथ पसंद है। लेकिन यूपी की जनता को ये साथ न रास आया न पसंद आया और ये गठबंधन सिर्फ 54 सीट ही जीत सका था। इसमें कांग्रेस को 114 में से सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली थी
और जबकि समाजवादी पार्टी 311 सीटों में से सिर्फ 47 सीट ही जीत पाई थी। और वहीं एनडीए ने इस चुनाव में रिकॉर्ड 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें 312 सीटें अकेले बीजेपी ने जीती थी। नतीजों के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच ये गठबंधन टूट की कगार पर आ गया और दोनों ही लड़कों के मन बदल गए। लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी संसद से 400 प्लस का ऐलान कर चुके हैं, 400 पार की बात कर चुके हैं, उसे देखते हुए दोनों ने एक बार फिर से यूपी में हाथ मिला लिया है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस और साथ ही समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन पर मुहर लग गई है और अब मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीट्स पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि खजुराहो की एक सीट समाजवादी पार्टी को दी गई है। मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होता है और पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां की 29 में से 28 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी। और आइए उत्तर प्रदेश की सियासत से जरा बिहार की सियासत का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें तो बिहार की 40 सीटें, और जिसे बीजेपी अपने पाले में करने के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। नीतीश को अपने साथ लाने का फॉर्मूला बीजेपी को लगता है कि हिट होगा और बिहार के जातिगत समीकरण को साधने के लिए बीजेपी ने अपने फोकस पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर बीजेपी की ये फोकस पॉलिटिक्स है क्या? तो आइए आपके लिए इसको आसान कर देते हैं और फोकस पॉलिटिक्स समझा देते हैं। दरअसल पार्टी अपने बड़े नेताओं को बिहार में उतारने की तैयारी कर चुकी है, जैसे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार पहुंचने वाले हैं। अभी तक उनके बिहार आने की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इसी महीने यानी कि फरवरी के आखिर में वो बिहार के दौरे पर रहने वाले हैं। सीतामढ़ी, मधुबनी या दरभंगा में जनसभा को संबोधित करेंगे और राजनाथ सिंह के जरिए बीजेपी बिहार के 3.45% राजपूतों को साधने की जुगत में है। राजनाथ सिंह की छवि बीजेपी के सॉफ्ट नेताओं में होती है और अपनी बिरादरी में जितने स्वीकार्य हैं, उतनी ही स्वीकार्यता दूसरे तबके में भी उनकी हमेशा से रही है। राजनाथ से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभा रहे केशव प्रसाद मौर्य एक दिन की यात्रा पर बिहार आने वाले हैं। केशव प्रसाद मौर्य 2 दिन 23 फरवरी को शाहबाद क्षेत्र में जनसभा करने वाले हैं और इसके साथ ही कुशवाहा बिरादरी से आने वाले मौर्य का मकसद है बिहार के 4.24% कुशवाहा समाज के वोटर्स को साधने की कवायद। हालांकि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर कुशवाहा समाज को पहले ही एक बड़ा मैसेज दे दिया है। इसके बावजूद बीजेपी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। वो कहते हैं अंग्रेजी में चेरी ऑन द टॉप, और बीजेपी इसी की कोशिश में है। बिहार की जनता पूर्ण रूपेण माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे चुकी है, देती रहेगी। इसलिए कि बिहार के लोगों को विकास चाहिए, सम्मान चाहिए, न्याय चाहिए, बिहार को उन्नति चाहिए। और 15 वर्षों के इतिहास को बिहार देख चुका है कि आरजेडी का इतिहास क्या रहा है। जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बीजेपी का होमवर्क जरा आप देखिए। बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा चलता रहा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मोदी 3 मार्च को बिहार के दौरे पर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपारण में जनसभा कर लोकसभा चुनाव का बिहार में बिगुल फूकेंगे और उनके बिहार दौरे के फौरन बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाने की भी संभावना है। बिहार दौरे पर पीएम भारी भरकम घोषणाएं कर सकते हैं। बिहार के लिए विशेष पैकेज का ऐलान भी किया जा सकता है और पीएम मोदी के दौरे के फौरन बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर आ सकते हैं। अमित शाह और उनका चुनावी मैनेजमेंट, उससे हर कोई वाकिफ है। अमित शाह के 5 मार्च को पटना आने की संभावना है और पटना में वो बीजेपी कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे और लोकसभा चुनाव में मिशन 40 की कामयाबी के मंत्र भी देने वाले हैं। मतलब ये कि बिहार में किसी भी तरीके की कमी बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। पार्टी हर हाल में 40 में से 40 सीटों पर विजय हासिल करना चाहती है और इसके लिए बड़े नेताओं को बिहार में उतारने की तैयारी हो चुकी है।
जैसे कि 2019 में एनडीए ने 39 सीटें जीतकर महागठबंधन की पार्टियों का वहां से सफाया कर दिया था। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की। फैसला ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि महिलाओं को शादी के आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 26 साल पुराने एक मामले में सुनाया और इसी के साथ याचिकाकर्ता सेलेना जॉन की करीब 2.5 दशक एक लंबी कानूनी लड़ाई का भी आखिरकार सुखद अंत हुआ। सेलेना मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए सेलेक्ट हुई थी और उन्होंने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें प्रमोशन देकर एमएनएस में लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन दिया गया था। लेकिन इसी दौरान सेलेना ने सेना के एक अधिकारी मेजर विनोद राघवन के साथ शादी कर ली, जिसके बाद उनके मैरिटल स्टेटस को आधार बनाते हुए उन्हें सेना से रिलीज कर दिया गया था। इस दौरान उन्हें ना तो कोई कारण बताओ नोटिस दिया गया, ना ही सुनवाई या बचाव करने का कोई भी मौका दिया गया और एक आदेश के जरिए उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई। बाद में याचिकाकर्ता सेलेना जॉन ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का रुख किया और करीब 2.5 दशक तक चली सुनवाई के बाद अब आखिरकार उन्हें इंसाफ मिल गया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने न सिर्फ केंद्र सरकार के फैसले को गलत ठहराया, बल्कि शादी की वजह से नौकरी से निकाले जाने वाली अधिकारी को 60 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर तय वक्त के अंदर मुआवजा नहीं दिया गया तो आदेश की तारीख से भुगतान की तारीख तक 12% प्रति वर्ष का ब्याज भी लगाया जाएगा। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को उनकी शादी के आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के शादी का हक छीनने वाले इस नियम को भी असंवैधानिक ठहरा दिया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को सिर्फ शादी करने की वजह से नौकरी से निकाल देना पैट्रियार्कल सोसाइटी के अलावा और पैट्रियार्कल मेंटालिटी के अलावा कुछ और नहीं है और इससे ह्यूमन डिग्निटी कमजोर होती है। साथ ही निष्पक्ष बर्ताव के उस अधिकार को भी कमजोर ये करता है जिसमें यह कहा गया कि भारत में किसी के साथ उसके जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिस वक्त सेलेना जॉन को कमीशन मिला था उस वक्त मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए चुने जाते वक्त और ट्रेनिंग के वक्त अविवाहित रहने की शर्त थी और ऐसे ही एक मामले में सरकार ने तर्क दिया था कि ट्रेनिंग के दौरान वैवाहिक जिम्मेदारियों की वजह से कई बार कैडेट्स छुट्टियों पर चले जाते हैं और इससे न सिर्फ काम प्रभावित होता है बल्कि उनका विकल्प ढूंढने में भारी खर्च भी वहन करना पड़ता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ऐसी कई महिलाओं को राहत मिलेगी जहां पर उनका वैवाहिक रिश्ता उनके करियर के आड़े आता रहा है और यह फैसला इसी मायने में बेहद ऐतिहासिक रहा है।